So hey guys, this is Vaibhav, currently a first year MBA student at VMMC and Safdarjung Hospital, Delhi. So I have secured All India Rank 59 in NEET 2023. आज की इस वीडियो में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर है उसका टॉपिक थायराइड ग्लैंड को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। 4 सब टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे: स्ट्रक्चर एंड साइट, हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन एंड फोर्थ इज डिसऑर्डर। तो जो भी मैं यहाँ पे तुम्हें बताने वाला हूँ सब कुछ एनसीईआरटी में है, सब कुछ एनसीईआरटी से ही लिया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं एनसीईआरटी से बाहर का तुम्हें बताऊँगा। ठीक है, सो मैंने क्या किया है कि जो भी एनसीईआरटी में है वो उसको बस एक क्रिस्प और एक डायरेक्ट मैनर में दे रखा है कि जिससे तुम आसानी से उसको याद कर पाओ और रिवाइज कर पाओ। ठीक है, और जो मैं यहाँ पे ये नोट्स तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा इसको तुम खुद भी डाउनलोड कर सकते हो मेरे ऐप से या टेलीग्राम चैनल से जाके। बाकी मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें खुद के नोट्स ही ज़रूर से बनाने चाहिए, वो तुम्हारे रिवीजन के लिए ज़्यादा बेटर होंगे। ठीक है, सो अब सबसे पहले थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर एंड साइट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आती है, एक आते हैं 2 लोब्स होते हैं और एक इस्थमस होता है। तो ये जो है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, ये इसके 2 लोब्स हैं और जो बीच में होता है इनके ये इस्थमस है। ठीक है, अब जो लोब्स हैं वो तो तुम देख पा रहे हो ट्रेकिया के ईच साइड पे हैं। ठीक है, उसके बाद जो इस्थमस है, इस्थमस क्या है, ट्रेकिया के सामने की तरफ प्रेजेंट है। ये तुम्हारा जो भी है ये ट्रेकिया है। ठीक है, अब इसका अगर तुम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें 2 चीज़ें दिखने वाली हैं यहाँ पे भी। एक चीज़ होगी थायराइड फॉलिकल्स, ठीक है, दूसरी चीज़ होगा स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, अब जो ये थायराइड फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल्स में क्या होता है, फॉलिकल्स में जो यहाँ पे है, ये जो बीच का ल्यूमन है, यहाँ पे तुम्हारा हार्मोन बड़ा होता है। कौन सा हार्मोन बड़ा होता है, T3 और T4, ट्राइआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन, जिसको थायरोक्सिन भी कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सीक्रेट करता है, फॉलिकुलर सेल सीक्रेट करता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो एपिथेलियम है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रोमल टिश्यू है यानी कि जो इसके बीच में पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारे पैरा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन कह सकते हो, उसको रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब डिटेल में देखते हैं इनके जो हार्मोन्स हैं उनका फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो इसके हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। अब इसमें एक तो हमने देखा, क्या देखा कि फॉलिकुलर सेल्स रिलीज कर रहे हैं T3 और T4। ठीक है, अब इसमें जो T3 होता है ना वो ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होता है, ये PYQ में आया हुआ है। ठीक है, अब जो T3 T4 प्रोडक्शन है उसमें आयोडीन चाहिए होता है और टायरोसिन चाहिए होता है। ये कहीं मैंने PYQ में देखा था इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज़ वैसे एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन टायरोसिन चाहिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके सिंथेसिस के लिए। ठीक है, दूसरा थायरोकैल्सिटोनिन को देखो कि ये तो बहुत छोटा सा है कि इसका जो फंक्शन है ये इसका फंक्शन तुम्हें देखना है कि ये मेनली कहाँ पे काम आता है, ये कैल्शियम के रेगुलेशन में काम आता है। ठीक है, कैल्शियम को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये किसके कॉन्ट्रास्टिंग में काम करता है, PTH के, पैराथायरॉयड हार्मोन के। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम जब पढ़ोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो PTH है वो क्या करता है, कैल्शियम बढ़ाता है, ये उसका उल्टा काम करता है, ये कैल्शियम को घटाता है। ठीक है, अब जो T3 T4 है ये दोनों ज़्यादा मेन है, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब इसके जो फंक्शन है वो देख लो। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, ये BMR को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, BMR क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि नॉर्मली जब तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ लेटे हुए हो ना, उसमें तुम्हें कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो होता है तुम्हारा BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम ये क्या करते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि जो RBC प्रोडक्शन है उसको ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तीसरा क्या होता है, इनका रोल होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इन तीनों के मेटाबॉलिज्म में थोड़ा थोड़ा इनका काम होता है। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज़ एनसीईआरटी कहती है कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी इनका थोड़ा बहुत काम होता है। ठीक है, पाँचवीं चीज़ कि इसमें इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें भी इनका रोल होता है। ठीक है, उसके बाद जो सिक्स्थ क्या है कि जो शुरुआत में, यानी जब फीटस डेवलप हो रहा है या जब कह सकते हो शुरुआत में जब एम्ब्रियो तुम्हारा डेवलप हो रहा है, जब नया जो बच्चा पैदा हुआ है वो जब डेवलप होता है तब इनका रोल होता है फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में। ठीक है, अब देखते हैं रेगुलेशन कैसे होता है थायराइड सीक्रेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस क्या है, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं। ये क्या रिलीज करता है, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, उसका जो एंटीरियर वाला पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये जाके एक्ट करेगा, वहाँ से ये निकलवाएगा TSH। TSH क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है,
अब या थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कह सकते हो, ठीक है। अब ये क्या करा, इसने थायराइड ग्लैंड पे एक्ट किया, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड है, इस पर इसने एक्ट किया और उससे क्या निकलवाया इसने T3 T4, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये T4 आया है, ये जो T4 है ये क्या करता है, ये इसको रेगुलेट करने के लिए कि जब T4 ज़्यादा हो गया है तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि यार अब तो T4 T3 का प्रोडक्शन कम होना चाहिए, तो इसलिए ये जाके क्या करता है, ये पिट्यूटरी पे जाके इसको इनहिबिट करता है TSH के रिलीज़ को, ठीक है, ताकि क्या हो जाएंगे T3 और T4 भी रेगुलेट हो सकें, ठीक है। ये था पूरा रेगुलेशन। इसके बाद आ जाते हैं थायराइड जो ग्लैंड है उसके डिसऑर्डर्स पे, ठीक है। डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, एक हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, एक हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म। नाम से समझ आ रहा है कि थायराइड हार्मोन्स में मेनली कौन से T3 T4 की यहाँ पे बात हो रही है। T3 T4 बढ़ गए या घट गए, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला कॉज जो है हाइपोथायरॉयडिज्म का वो होगा तुम्हारा आयोडीन डेफिशिएंसी। कि आयोडीन तुमने अभी देखा कि आयोडीन क्या है, ज़रूरी है। आयोडीन अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो गया तो T3 T4 का लेवल कम हो जाएगा। ये मैंने यहीं पे डायग्राम में तुम्हें समझा रखा है कि आयोडीन कम हुआ जिससे T3 T4 कम हुआ। अब क्या होगा, T3 T4 कम है तो क्या जाएगा, स्टिमुलस पॉजिटिव जाएगा कि TSH को बढ़ाओ, जिससे क्या होगा, तुम्हारा TSH तो बढ़ा हुआ होगा लेकिन तुम्हारा आयोडीन ही नहीं है, आयोडीन ही नहीं है तो तुम T3 T4 तो बना ही नहीं सकते। तो ये क्या करेगा, अब इस पर एक्ट करेगा। अब जब ये बहुत ज़्यादा एक्ट करेगा तो क्या हो जाता है, यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज तो हो जाता है लेकिन T3 T4 तो वो बनाए कहाँ से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एनलार्जमेंट यानी गॉइटर देखने को मिलता है। गॉइटर किसको कहते हैं, कि जब तुम्हारा थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो गया है उसको कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे तुम्हें जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा देखने को मिलेगा, गॉइटर देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। अब आ जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या कॉज हैं, ठीक है। इसके दो कॉज हैं। तो सबसे पहला कॉज है तुम्हारा ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ क्या होता है, इसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो थायराइड ग्लैंड है, ये देखो यहाँ पे देखो, थायराइड ग्लैंड को जो स्टिमुलेट करने वाले ना एंटीबॉडीज़, इनको क्या कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ TSA, ठीक है, ये तुम्हारी बन जाती हैं। अब ये क्या कर रही हैं, ये थायराइड को लगातार स्टिमुलेट किए जा रही हैं कि T3 T4 बनाते जा। जैसे क्या हो गया, तुम्हारा T3 T4 बढ़ गया। अब T3 T4 बढ़ गया तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी का तो वही काम करेगा कि इनहिबिट करेगा, ठीक है। अब जब इनहिबिट करेगा तो तुम्हारा TSH तो कम होगा, T3 T4 तब भी तुम्हारा बढ़ा हुआ होगा। क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि तुम्हारा जो ये TSA है ये इसको बार बार स्टिमुलेट किया जा रहा है कि तू बनाता जा, ठीक है। या फिर थायराइड कैंसर में ऐसा हो सकता है। थायराइड कैंसर में क्या हो गया कि थायराइड ग्लैंड बड़ा हो गया, इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, तो अब भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा T3 T4 बढ़ जाएगा और TSH तुम्हारा घट जाएगा, ठीक है। अब इसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स को है ना अच्छा होगा कि तुम इसको आपस में कंपेयर करके याद रहो, ठीक है। अब क्या था, BMR को ये कंट्रोल कर रहा था, BMR को कंट्रोल कर रहा था। अब हाइपो होगा तो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगी, और हाइपर होगा तो इंक्रीज़ हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब BMR अगर बढ़ गई यानी तुम एनर्जी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा, वेट लॉस होगा हाइपर में, और उल्टा हो जाएगा इसका, वेट गेन हो जाएगा किसमें, तुम्हारा हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है। इसलिए तुम थायराइड जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले जो पेशेंट होंगे उनको तुम मोटा देखोगे, ठीक है। उसके बाद दोनों में ही सेम चीज़ें होती हैं कि थायराइड ग्लैंड तुम्हारा एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें तुम्हारा ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ हैं ये तुमको ये बार बार स्टिमुलेट कर रहा है, जिस कारण से थायराइड बड़ा हो गया है। इसमें TSH बार बार स्टिमुलेट कर रहा है, जिससे कारण से ये बड़ा हो गया है। और थायराइड कैंसर में तो वैसे ही बड़ा हो ही जाता है, ठीक है। अब इसके बाद चौथी चीज़ क्या है, अब अभी तुमने देखा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये रेगुलेट कर रहा था, इसलिए जब हाइपो हो जाएगा यानी हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो क्या हो गई, तुम्हारी मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे खासकर ये ग्रेव्स डिजीज़ के बारे में है कि जो आईबॉल्स हैं वो क्या कर जाती है, प्रोट्रूड कर जाती है। यही कारण है कि जो ग्रेव्स डिजीज़ है उसको क्या बोलते हैं, एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर। ऑप्थेल्मिक क्या है, देखो एक्स ऑप्थेल्मिक, ठीक है। अब एक्स मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल यानी कि बाहर आना, ठीक है, यानी प्रोट्रूजन, ठीक है, सेम चीज़ें सब चीज़ें। और ऑप्थेल्मी, अब ये किसके लिए, आई के लिए यूज़ करते हैं, यानी जो तुम्हारी आई है वो कहाँ आ गई है, बाहर आ गई है, यानी प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, ठीक है। ये किसमें तुम्हें देखने को मिलेगा, ये सिर्फ ग्रेव्स डिजीज़ की बात है, ठीक है। इसके बाद तुम क्या हो रहा है, तुम एनर्जी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या कम यूज़ कर रहे हो, उसी बेसिस पे तुम्हारा क्या होगा, जो ग्लूकोज लेवल है वो भी कंट्रोल होगा। अब ये गलत लिख दिया गया है, जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है। उसी से तुम्हारा ग्लूकोज भी तुम देख सकते हो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म था उसको रेगुलेट कर रहा था, ठीक है। हाइपो हो गया तो ये भी हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपर हो गया तो ये भी हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है।
उसके बाद एक चीज़ तुम्हें दूसरा डिसऑर्डर क्या पढ़ना है, वो है क्रेटिनिज्म। अब ये क्या है, ये एक हाइपोथायरॉयडिज्म का ही एक तुम कह सकते हो सब टाइप है, ठीक है। ये कब हो रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म, ये हो रही है जब मदर प्रेग्नेंट है, ठीक है। जब प्रेग्नेंट मदर को ये होगी तो क्या होगा, जो ग्रोइंग फीटस है, अब तुम्हें बताया था मैंने जैसे कि जो फीटस का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, फीटस के इनिशियल डेवलपमेंट में या जब बच्चा पैदा भी हो गया तब भी थायराइड हार्मोन का बहुत रोल होता है उसके डेवलपमेंट में, ठीक है। अब अगर डेवलपमेंट डिफेक्टिव होगा तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी तुम्हें, मेंटल रिटार्डेशन, उसका दिमाग सही से डेवलप नहीं हो पाएगा इसलिए मेंटल रिटार्डेशन, आईक्यू लेवल लो हो जाएगा, ठीक है। और जो स्किन है वो एबनॉर्मल हो जाती है, और क्या हो जाता है कि है ना, कान वगैरह सही से नहीं हो डेवलप नहीं हो पाए, तो इस कारण से क्या हो गया, डेफ हो गया यानी कि बहरा हो गया, और म्यूटिज़म यानी कि कुछ बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं म्यूटिज़म। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो। आई होप तुम्हें थायराइड ग्लैंड अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।